चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कई बार आप मंच से आप गुस्सा भी आता है कि आप कार्यकर्ताओं को झटक भी देते हैं? अमित शाह खूब गुस्सा आता है ना। आता है? कैबिनेट मंत्रियों को बिठाता तो नहीं, पास में लात मारता है, भगाता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपने प्रधानमंत्री को फोन नहीं किया या प्रधानमंत्री ने आपको फोन किया? हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव तक हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, अब पब्लिक ने जमीन पे लापटका। चुनाव में कांग्रेस के नेता आपका साथ दे रहे हैं का मतीरों का बारा कि ये किसान की बात करते हैं, किसानों के लिए कुछ किया नहीं, अब की बार इनका जो है मोरिया बुला देंगे। प्रधानमंत्री से टक्कर ली, और क्या कर सकता हूँ बताओ? तो आप अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि आपके जो अध्यक्ष थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। उमेदा राम जी थे, वो बाड़मेर में कांग्रेस में शामिल। किससे कट्टी है आप? गोविंद सिंह डोटासरा का नाम नहीं लिया आपने। उमेदा राम बेनीवाल खुद से कांग्रेस में गए या आपने भेजा है? कर ये रहे हैं हनुमान बेनीवाल की बस युवाओं से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और बुजुर्ग इनके साथ नहीं देंगे इस बार, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आदमी बुढ़ा होता ही नहीं कभी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राजस्थान से एक लड़के की बड़ी चर्चा है, रविंद्र सिंह भाटी नाम है, क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? ये लड़ाई क्या मिर्धा परिवार वर्सेस बेनीवाल फैमिली की है? बात भर देंगे, मायरा भर देंगे। छोटी बहन इसकी दीपेंद्र हुड्डा को ब्याही है, दीदी जीजू, फिर कैसे आएंगे बताओ? सर रिशपाल मिर्धा आपके बड़े प्रेमी हैं। पढ़े लिखे नहीं, स्कूल भेजा था लेकिन पहले ही दिन झगड़ा करके पत्थर फेंक के आ गए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आपको लोकसभा ही लड़ना था तो आप विधानसभा क्यों लड़े, अपने भाई को ही लड़ने देते, आप वो वाली सीट भी ले गए। कुछ लोग तो पता नहीं ये भी कहते होंगे मैं जिंदा क्यों। कुछ लोग तो जब मुझे कोविड हुआ था, कुछ लोग तो माला फेर दे मरा क्यों नहीं, जिंदा क्यों है। कुछ लोगों को छोड़ो। राजस्थान की राजनीति में कहावत है, यू लव हिम और यू हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। आप उससे प्यार कर सकते हो, नफरत कर सकते हो, लेकिन उसको खारिज नहीं कर सकते। और वो नाम है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल जिसकी छवि ठेठ देसी धाकड़ नेता की नागौर के इलाके में राजस्थान में पहचान, और दिल्ली के बाहर बहुत सारे लोग इनको प्रसिद्ध मुक्केबाज के तौर पे भी जानते हैं क्योंकि ये घुसंड भी बजा देते हैं और संसद में इनकी तस्वीर आती है। ठीक बात है? ऐसा तो नहीं, लेकिन वो योग संयोग की बात थी सारी। हाँ। पार्लियामेंट के अंदर जब घुस गए थे वो लोग, हाँ। तो उन्हें रोकना जरूरी था। हाँ। क्योंकि वो कुछ भी कर सकते, आगे बढ़ सकते थे। रक्षा मंत्री बैठे थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, तो उस समय वही रोल प्ले करना था हमारे। हाँ। बाकी क्या हुआ था? वो कूदे और आप अचानक से? नहीं, तो कूद गए थे, एमपी इधर उधर हो गए थे, अचानक भगदड़ मची। हाँ। और मैंने तो पीछे जाके उसको पकड़ा था। हाँ। एक और दूसरा छुप गया था पीछे। हाँ। और उसने फिर वो जो धुएं का बम था उसको, उसने स्प्रे पीछे वाला ने किया, फिर आगे वाला ने, फिर दूसरे एमपी भी आ गए, तो काफी मारपीट हुई उसके साथ। बजाय घुसंड आपने? सब पता है आपको सारी बात। हाँ। कुछ वीडियो कम आया था क्या ज्यादा? और तो फिर हमारी बहादुरी की चीजें थोड़ी बताएंगे बीजेपी वाले, आप बताओ, तो काट देता है ना हमारी वीडियो। अच्छा, इस बार हनुमान जी फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर लोकसभा सीट है, इनका मुकाबला एक बार फिर से इसलिए तीसरी बार इनके सामने ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार जब ये 2014 में लड़े तो निर्दलीय लड़े, 19 में ये आरएलडी से लड़े, तब आरएलपी से लड़े, तब जो है एनडीए के साथ थे, और ज्योति मिर्धा तब कांग्रेस में थी। अब ज्योति मिर्धा भाजपा में है और भाई साहब कांग्रेस के साथ आ गए। इतना अल्टी पल्टी क्या खेल हुआ पिछले? देखिए, हमने अल्टी पल्टी नहीं की, एनडीए के साथ थे। पिछली बार हम 18 में पार्टी बना के लड़े थे राजस्थान के अंदर। पहली बार कोई पार्टी राजस्थान के अंदर यहाँ की जो स्थानीय पार्टी थी, जो बना के किसी ने संघर्ष करके हिम्मत करी हुंकार रैलियों के माध्यम से। कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, ये सशक्त लोग, ये हमारे मुद्दे थे। जब वसुंधरा सरकार थी उस समय सड़कों पर लड़ रहे थे, और आखिरी में पार्टी बनाई थी 29 अक्टूबर 2018 को। 57 उम्मीदवार लड़ाए, 3 जीते थे, करीब 9 लाख के करीब वोट हमें मिले। लोकसभा का चुनाव जब था तो राजस्थान के जवानों की सबकी इच्छा थी कि एनडीए अलायंस के साथ जाएं, मोदी सरकार से गठबंधन करें। गठबंधन हो गया, मैं जीत गया। मेरा फायदा बीजेपी को ज़्यादा हुआ, मुझे 2.5-3 लाख वोट बीजेपी के यहाँ पे मिले, और 20 से 25 लाख वोट हमारे उस समय बीजेपी को पड़े राजस्थान में। और इनकी 5-6 सीट जो वेंटिलेटर पर निकल गई, तो मिशन 25 इनका पूरा हुआ। कोविड के बाद मैं कोविड से ही नाराज था बीजेपी पार्टी से, क्योंकि कोरोना जब देश के अंदर आया था तो सबसे बड़ा फेल्योर प्रधानमंत्री का था। इंटरनेशनल फ्लाइट जो आ रहे थे, केरल में जब पहला कोविड का पेशेंट इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था, इंटरनेशनल फ्लाइटों में रोक नहीं लगाई।
और जानबूझ के लोकसभा चलाई इतिहास बनाने के लिए, और कहते थे कि हम हिस्ट्री बना रहे हैं, कोरोना काल में लोकसभा चल, उससे बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर से कोविड पेशेंट आए और कोरोना बुरी तरीके से देश में फैला। उससे हम नाराज थे कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। हमने एक आध बयान भी दिए कि कोविड के समय लोकसभा नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये हिस्ट्री बना, इनको नहीं पता कैसा हो जाएगा, हवा के अंदर थे। और फिर जब किसानों के तीनों बिल आए, काले कानून, उसके बाद एनडीए के अलायंस में हम थे। प्रधानमंत्री जब भी एनडीए की बैठक लेते थे तो कहते एनडीए हमारा परिवार है, हम एनडीए के लोगों को पूछ के काम करते हैं, घर परिवार की तरह। उसमें हमें एक चीज़ और अखर रही थी कि बार बार जो किसान आंदोलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो पीयूष गोयल सरी के नेता, जो कभी किसानों के बारे में जानते भी नहीं, ABCD भी, या नरेंद्र तोमर कर रहे थे, हमारे यहाँ का कृषि राज्य मंत्री थे बाड़मेर से, उनको कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। ये शाहजहाँपुर वाला जयपुर दिल्ली का हाईवे, सब लोग मेरे पास आए कि साहब आप राजस्थान में आंदोलन नहीं है, आप किसान के बेटे हो। अकाली और हम एनडीए में थे, अकालियों ने छोड़ी पहले, और उसके तुरंत बाद हाईवे जाम करके और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया पहले लोकसभा की कमेटियों से, उसके बाद एनडीए से इस्तीफा दे दिया। दोबारा हमें करीब 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों को लेके गया था बॉर्डर पे, और 70 दिन बैठा रहा मैं सड़कों पे। और उसके बाद ये जो आपके कृषि बिल थे, लंबे समय बाद 750 किसानों के साथ ने वापस लिए। ये एनडीए छोड़ने का कारण था। फिर अग्निपथ सेना को जब ठेके पे दिया, ये बड़ा विरोध मैंने किया था। उस पहले दिन झंडे के साथ लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली मैंने करी कि हम उन इलाकों से आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, दिल्ली, जहाँ हमारे बच्चे रोजगार के लिए सेना में नहीं जाते। जज्बा होता है उनका संघर्ष का, लड़ाई का, और वो कहते हैं बच्चे कि हम दुश्मन को मार गिराएंगे, इस सोच के साथ हो जाते हैं। दुर्भाग्य से इन्होंने किसान आंदोलन में जो ये फेल हुए, बेइज्जती हुई बीजेपी, उसका बदला लेने के लिए किसान के बेटों पे ये अटैक किया, अग्निवीर अग्निपथ ला के। उसका मैंने पुरजोर विरोध किया और वो पूरी तरीके से फैला। जोधपुर में 2 लाख जवान जुटे थे, हमने चेतावनी दी। परिणाम ये हुआ कि बार बार लोकसभा और ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे बहस भी प्रधानमंत्री जी के, रक्षा मंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में, ये परिणाम हुआ कि इन्होंने 25% अग्निवीर लेकर 75 वापस भेजने का था 4 साल में। वो आधा देखिए 50% तो हम रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। वो हमारे इश्यू थे। और बाद में पहलवान बेटियों वाला मामला ये आ गया, और फिर नई पार्लियामेंट भवन को लेके भी हमने बहिष्कार किया था इस मामले को लेके। और फिर स्टेट का हम चुनाव में थे तो हमने कहा था कांग्रेस बीजेपी दोनों से मैं अलायंस नहीं करूँगा, मैं मेरे हिसाब से राजस्थान में लड़ूंगा। और हमने लड़ाई लड़ी, और अब जो लड़ाई लड़ने के बाद अब स्थिति बनी है, इलेक्टोरल बॉन्ड, लोकतंत्र खतरे में। कभी केजरीवाल को पकड़ रहे हो, कभी झारखंड के सीएम को पकड़ रहे हो, दर्जनों नेता जेलों के अंदर है। भ्रष्टाचार इन्होंने खूब किया, बीजेपी के लोगों ने भी जम के भ्रष्टाचार किया। अडानी और अंबानी को पूरा देश सौंप दिया, एयरपोर्ट, स्टेशन, रेलवे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर डाल दिए। लोगों का जो आरक्षण की व्यवस्था उसको ख़त्म करने का दिशा में प्रयास है। और रोजगार बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बेरोजगारी देश के अंदर फैल रही है। इन मुद्दों को लेकर, चूँकि मेरी पार्टी का गठन जवान किसान के हितों को लेकर हुआ है, और इंडिया अलायंस के अंदर जाने का हमने मानस बनाया कि इंडिया अलायंस के साथ मैं बीच में न एनडीए में था न इंडिया में था, अकेला ही था मैं वहाँ पे। कुछ दल ऐसे थे, दोनों में नहीं थे, और बिना संगठन के मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने तय किया कि इंडिया अलायंस का पार्ट बने। इंडिया अलायंस के तौर पे नागौर से मैं लड़ रहा हूँ, और बाकी सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करी राजस्थान के अंदर, और इसका असर भी आपको राजस्थान में देखने को मिल रहा है जगह। आप एनडीए के साथ थे, आपकी प्रधानमंत्री से भी बातचीत होती होगी जी। तो क्या कभी आपने प्रधानमंत्री को फ़ोन नहीं किया, या प्रधानमंत्री ने आपको फ़ोन किया हो कि यार अब चलो ठीक है, गुस्सा हो गए, अब मान जाते हैं? देखिए, गृह मंत्री जी से मेरी बात होती थी, और गृह मंत्री ने मुझे कहा भी था कि अब ख़त्म करो बात को। फिर अग्निवीर वाला मामला आ गया ना, उसको लेके चालू हो गए हम लोग। तो फिर नहीं बात की आपने अमित शाह जी से? ना, उसके बाद नहीं। अग्निवीर के बाद पहलवान बेटियां, और फिर बात हुई नहीं, कभी हमने नहीं की। और उन लोगों के बीच में स्टेट वालों को प्रयास हुए थे कि किसी न किसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले अलायंस हो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया अलायंस से। उनको भी कर दिया, और कांग्रेस पार्टी, दोनों के हमारे अलायंस की बात बिगड़ गई थी, और प्रयास भी नहीं किया। शुरू से मैं इस मुद्दे पर था कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के।
वोट हमारे पहले ज़्यादा है, लेकिन सीट एक ही आई। मैं खुद लड़ा था और जीता था चुनाव। बहुत मुश्किल हुई चुनाव जीतने में, वो सिर्फ 2000 से जीत ऐसा पाए। कुछ भी नहीं, गया नहीं ना इलाके के अंदर, वोट मांगने नहीं गया। 18 में नहीं गया, 19 के MP चुनाव में नहीं गया, 23 में नहीं गया। तो लोगों को यूँ लगता है ना हमारा नेता हमारे बीच आ ही नहीं रहा है, बाहर घूम रहा है। कई तरह की ताकतें एक हो जाती है, सारे संसाधन। बजरी माफिया जैसे खिलाफ में लड़ाई लड़ रहा था, बजरी माफिया पूरा चुनाव को हैंडल कर रहा था। तो कुछ वोट 5-7 हज़ार वोट डिस्टर्ब हो गए। कुछ मेरे ही जो लोग थे उनको ले जा कैंडिडेट बना दिया। चुनाव में ये मायना नहीं रखता कौन कितने जीता है, जीत महत्वपूर्ण होती है। और बिना जाए जीतना, और लगातार खींवसर के अंदर मेरा 8, 13, 14 लोकसभा, 18, 19, फिर 19 भाई का चुनाव, फिर 23, 7 चुनाव लगातार खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7 चुनाव लगातार जीते मैंने, मेरे दल से, मेरे चिन्ह से, निर्दलीय, हर उससे। तो जनता क्या करती है, इतना प्यार करती है, वो कहती है कि हमारे बीच तो आते ही नहीं, बारी बार जा रहे हैं, हम बनाते हैं, उनको क्यों नहीं आते। तो उसकी वजह से उसको लीड कम हो गई थी। इस लोकसभा चुनाव में वो 50-60 हज़ार ज़्यादा बढ़त खींवसर के अंदर मिलेगी। आपके कुछ विरोधी मिले थे, वो बोले कि हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव तक हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, अब पब्लिक ने जमीन पे ला पटका है कि अब उन्हें घूमना पड़ रहा है। ना ऐसा कुछ, मैं जमीन पे भी घूम रहा था 15-20 साल। हेलीकॉप्टर से तो 8 दिन तो घूमा था मैं। हेलीकॉप्टर के बिना तो राजस्थान में आप जा नहीं सकते ना। हो सकता है कुछ पंचायत अगर बाकी रह गई तो मुझे हेलीकॉप्टर वापस लाना पड़ सकता है, क्योंकि हर पंचायत में नहीं जा पाऊंगा। फिर लास्ट में हमारे MLA साहब जो बैठे हैं, सारी टीम कांग्रेस पार्टी की, हम हर पंचायत मुख्यालय पे जाना चाहते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, अभी भी करीब आधी पंचायतें बाकी पड़ी है, समय कम है। रोज के 20 से ज़्यादा प्रोग्राम, 22 से ज़्यादा नहीं कर पाते। तो जो पंचायतें बच जाएगी, जो गाँव बच जाएंगे, और कुछ हो सकता है पहले चरण के अंदर मैं बीकानेर या 1-2 क्षेत्रों में और भी जाऊंगा। तो अच्छा, जाएंगे आप? दूसरी सीटों पे भी जाएंगे? 100% जाऊंगा। और सेकंड चरण में तो कम से कम 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाऊंगा। तो मुझे हो सकता है कि हेलीकॉप्टर की इसमें भी लास्ट में आवश्यकता पड़े कि हेलीकॉप्टर में घूमना पड़े। जनता ने तो हेलीकॉप्टर में ही रखा मुझे, जमीन पर कभी लाई नहीं। ये तो मैं ही हूँ जो राजस्थान के अंदर एक लड़के लगातार लड़ाई लड़ा हूँ। बाकी सब लोग यहाँ करीब दल बदल के भाग जाते हैं। एक दुपट्टा निकाला, दूसरा पहना, दूसरा किया, ये पहना। तो आप देख रहे हो पार्टी बना के राजस्थान में कोई लड़ नहीं पाया, पार्टी को मान्यता नहीं। बड़े बड़े नेता हुए मेरे से पहले, दूसरों के चिन्ह झंडे लेके घूमते थे। मैंने लड़ाई लड़ी, परिणाम ये हुआ कि बहुत नौजवान नेता तैयार हो गए। इस नागौर जिले के अंदर सारे नौजवान नेताओं ने मोर्चा संभाले, सारे यंगस्टर है। जहाँ लाडनूम में हूँ तो आप देखिए यूनिवर्सिटी के नेता हैं, परबसर देखिए, नावा के अंदर देखिए, डीडवाना के अंदर देखिए, हमारे उधर सारे यूथ लीडरशिप यहाँ राजस्थान के अंदर आगे आ गई। पहले के नेताओं ने कभी प्रयास नहीं किया था कि नए लोग आगे आए। वो तो खुद का बेटा, जवाई, भांजा, भतीजा वहीं तक सीमित रहते थे। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन बना, कांग्रेस के साथ बड़ा टाइम लगा, बातचीत चलती रही। कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो इसमें अशोक गहलोत का बड़ा योगदान था या गोविंद सिंह डोटासरा का? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की ऊपर लेवल पे हमारी बात चल रही थी, और कांग्रेस के अंदर चूंकि लोकसभा के अंदर हम साथ ही विरोध करते थे, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेरे संपर्क थे। यहाँ अशोक गहलोत, सचिन पायलट और दूसरी जो टीम थी राजस्थान की, और भी जो लोग थे दिल्ली के, तो सारे लोग ये चाहते थे कि अलायंस हो और कांग्रेस को मजबूत करें। ये अलायंस की बात चली थी। और कांग्रेस, ये अलायंस अगर 10 दिन पहले होता तो और ज़्यादा फायदा हम लोगों को मिल सकता था, मैं और ज़्यादा टाइम बाहर दे सकता था। मैं ये नहीं कहता हूँ परिणाम क्या होता, लेकिन और ज़्यादा समय हमारे को मिल सकता था। क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा, तो आजकल लोग ये देखते हैं कि उम्मीदवार हमारे गांव में आए और हमारी पंचायत के अंदर आए, लोग देखते हैं हमारे बीच आए। ये लोगों का एक, वो लोग हर चीज़ नहीं समझते कि वो क्या मजबूरी होगी, कैसे आएगा, कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, उनको तो हमारे यहाँ आए। मैंने आपको बताया ना कि खींवसर के लीड कम होने का कारण ये हो गया था कि 18 से 23 के बीच 3 चुनाव में मैं गया नहीं, और ये उनका कि यार आ ही नहीं रहे साहब, तो बाहर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, ऐसी वैसी बात चली थी। तो लीड कम हो गई और वापस बढ़ जाएगी, उसका कुछ भी नहीं, पहले भी कम ज़्यादा होती रही। तो अभी जैसे आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस के नेता आपका साथ दे रहे हैं, और सवाल ये भी कि आपका एक बयान आया मंच से कि मैं तो फंसा दिया मुझे, मैं तो लड़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा था ना, मैंने कहा मतीरों का बारह, जो समझते हैं आप, हाँ, ये जो मतीरे होते हैं ना, हाँ, तरबूज, हाँ, तो इनको अपन इकट्ठा करके उठाते हैं ना, तो ये कोई इधर फिसल जाता, कोई इधर फिसल जाता। तो हमारे
कांग्रेस पार्टी के नावा से पूर्व विधायक मंदर चौधरी, 8 विधानसभा से जाकिर हुसैन एमएलए हैं गैसावत मकराना से, चेतन डूडी जिनके पिताजी मेरे मित्र थे, अभी एमएलए थे डीडवाना कुछ बोर्ड से रह गए, मुकेश बाकर विधायक लाडनू से, रामनिवास गावड़िया विधायक परबतसर से, मंजू मेघवाल पूर्व मंत्री रही जाइल से, और हरिंदर मिर्जा विधायक है नागौर से। खींवसर का जो प्रत्याशी रहा था मेरे सामने कांग्रेस पार्टी का, और ऐसे 5-7 लोग थे जो बीजेपी का दुपट्टा बांध के प्रचार कर रहे थे, आईडी कांग्रेस की चला रहे थे, हम कांग्रेस को निकाल के दिखाए। तब मैंने कहा था कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। निकाल दिया 3-4 लोगों को, उससे 1-2 लोगों पर और कार्रवाई ये लोग करेंगे। और आप उन पे भी काफ़ी हमलावर रहते हैं, आपकी जो विरोधी हैं। ये लड़ाई क्या मिर्धा परिवार वर्सेस बेनीवाल फैमिली की है? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं। सुनो, ये मेरे साथ मनीष जी मिर्धा हैं, इनके पिताजी को 97 में भानु प्रकाश जी को मेरे फादर बीजेपी के अंदर ला के एमपी का चुनाव लड़ाई जीता है, हम लोग साथ में, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। ये यशपाल मिर्जा जो भाषण दे रहे हैं 18 में अपने बेटे के लिए मेरे पास आए थे, मेरा उम्मीदवार वो नहीं जीतता, 20-25 हज़ार वोट लेता, बीजेपी जीतती। तो मैंने कहा ठीक है, बुजुर्ग आदमी कह रहा था इसके बेटे की मदद कर लो। मैं तो हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति हूँ। ये जितने भी बकवास कर रहे हैं राजस्थान में, ये कोई न कोई कभी न कभी मेरे से मदद लिया हुआ है। अच्छा, अब ये भोंकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अच्छा, रिछपाल मिर्धा आपके बड़े प्रेमी हैं, मंच से पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, आपने सुना कभी? नहीं, उनको तो सुना के बचपन से सुनी ना उनको मैं। हाँ, एक्चुअली क्या पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा, स्कूल भेजा था, लेकिन पहले ही दिन झगड़ा करके पत्थर फेंक के आ गए थे स्कूल के अंदर, और संघर्ष किया उस आज। मैं ये नहीं कहा, ट्रक चलाते थे पहले, ट्रक थी वो चल के आए, लेकिन अब उनके पास इतना पैसा है कि उनको खुद को भी पता नहीं होगा कितने अरबों खरबों के मालिक है। क्योंकि बाद में यहाँ की जो जेके, अंबुजा और काम काज, नाथुराम जी जब दिल्ली में मंत्री थे तो नाथुराम जी को पता नहीं होगा, ये सारा काम यही संभालते थे। जब बाद में अलायंस इनका हुआ, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तो दिल्ली में 2-4 साल रह कर वहाँ सारा मामला, बहुत बड़ा मामला इन्होंने बना लिया था। और इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिस गांव के रहने वाले उसमें भी इन्होंने सड़क नहीं बनाई होगी, वहाँ भी कॉलेज मैंने खुलाया, सड़कें बनवाई, बाईपास बनाए, फ्लाईओवर बनवा रहा हूँ, सारा काम करवा रहा हूँ। ये आदत है इनकी। एक आदत और, ये बोल भी देते हैं और शाम को फिर वापस फ़ोन करके और कहते हैं भाई मेरी चूक हो गई थी दिन में, अच्छा, कर देते हैं। आता आपके पास रिछपाल मिर्धा का फोन? वो तो खुद ही आ गए, मैंने कहा बेटे को जिताने का फ़ोन किया था, वो हाँ। बेटे को जिताने खुद ही आ गया था। आदत तो मेरे पास क्या, हर किसी से करते हो। कोई फ़ोन करके कहता आपने ये कैसे बोला, कि बोला गलती हो गई। अच्छा, आदत है उनकी। अच्छा, आपके समर्थक जो है आजकल ज्योति मिर्धा के लिए कह रहे हैं कि मायरा भरवा देंगे, और ये मैंने सुना कि राजस्थान में इसका पॉजिटिव सेंस होता है, आप लोग उसको नेगेटिव सेंस में ले जा रहे हो क्या? ना ना ना, हाँ, क्या मतलब होता है उसका? थोड़ा बात भर देंगे, मायरा भर देंगे, मतलब पहले मायरे भरे। ऐसा होता है कि बेटी बार बार पीर के अंदर शादीशुदा होती है तो पीर के अंदर रहती है ना, तो हमारे एक कहावत है कि बाई सासरे में अच्छी लगती है, ज़्यादा पीर में नहीं रहती शादी के बाद। ये एक पुरानी कहावत है, हमारी संस्कृति है। तो ये क्या कि चुनाव के टाइम घूमती रहती है यहाँ पे, बाद में हरियाणा, और वहाँ जाके ये कहती है कि मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। अच्छा। और यहाँ आके कहती है मैं नागौर की हूँ। तो नागौर के लोग कह रहे हैं भाई मायरा भरेंगे, तुम्हारे बात भर देंगे, कितने लाख वोट जो होंगे उससे 10-20 गुना बात भर देंगे। जैसे मान लो इसको 4 लाख चढ़ाएंगे तो 20-25 गुना मतलब 1 करोड़ हो गया, तो आपके भाई बात भर देंगे। आप बार बार मत आओ, बात भर देंगे, यहाँ क्यों घूम रही हो तुम। बेटी का बात ही होता है। नागौर का मायरा जो बात है वो प्रसिद्ध है, जाइल खियाला के जाटों ने, ये बहुत पुरानी कहावत है, 500 साल से ज़्यादा का समय हो गया होगा लगभग। ये दिल्ली दरबार का पैसा वसूली का जो होता था वो लेके जा रहे थे, और गुर्जर समाज की एक बहन जयपुर के आसपास उनको रोती हुई मिली, जहाँ उन्होंने रोक रखे थे अपने घोड़े ऊँट। तो कहा तू रो क्यों रही? बोले मेरे भाई नहीं है सगा, और मेरे जो दूसरी जो देरानी जेठानी होती है ना, दूसरे देवर की और जेठ की भाई, तो उनके शादी है और उनके तो मायरा आ रहा कल, मेरे सगा भाई नहीं तो मायरा कौन लाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम भरेंगे तेरे मायरा। तो दोनों साड़ा जीजा थे, एक खियाला के एक जाइल के। तो दूसरे ने कहा यार वो दरबार अपने को लटका देगा फांसी पे। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। तो लाखों रुपए उस समय के बताते हैं, उस समय के लाखों रुपए आज के अरबों रुपए के बराबर है। और उन्होंने वो बात भरा उस गुर्जर समाज की बेटी के,
और प्रत्येक घर घर उनका भाई ले आओ, आपको क्या क्या चाहिए बता दो। उनका ऊँट घोड़े चांदी का सामान सोने का, गाँव में सोते थोड़े इतने बड़े वो कर रहे हैं तो धाप के इनसे मांग लो। जो मांगा उन्होंने बात पर वही मायरा है। मायरा बात भाई बहन के बच्चों की जब शादी है तो भाई लेके जाता है। और मायरा वैसे एक बड़ा मायरा होता है तो एक ही होता है, मतलब कायदे से अपने एक ही बात पढ़ते हैं, बाकी बात हर समय फॉर्मेलिटी होती है। जैसे 4 बहन के 4 बच्चे 3 बच्चे 3 की शादी है, एक बड़ा मायरा होता है जो मेन मायरा होता है वो भर देते हैं, और 2 जो छोटे होते हैं उनमें फिर अपने हिसाब से जितनी ताकत सामर्थ्य होती है उस हिसाब से भरते हैं। तो अब लोग ये कह रहे हैं भाई 2-3 बार हमने बात भर दी इसके, नागौर से भी बात भर के भेजा, विधानसभा का 14 चुनाव आ में रहा है। भरी 19 भरी, तो बोला अब की बार आखिरी मायरे। अपने एक चीज़ और होती है कि जो साधन संपन्न लोग होते हैं ना, वो अपनी बेटियों के बहनों के लिए हर बार भी बात भरते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है। तो कह रहे हैं कि आखिरी बात भर देते हैं बड़ा लास्ट, ताकि बार बार फिर उम्मीद नहीं रखे, और ये आखिरी बात भरने के लिए नागौर जिला तैयार है, यही कह रहे हैं। इसलिए आप देखिए महिलाएं बार बार गीत गाती हैं, जब मैं जाता हूँ तो हमारे गीत चलते हैं डीजे पे कि बीरो आयो रे बात भरण बीरो आयो रे। तो बीरा मतलब हम सब, जिसमें मुकेश बाकर भी हो गया भाई, ये चेतन भी हो गए, हम सब भाई हैं, और बात भरने के लिए हम जा रहे हैं इनको रवाना करने का। आप पधारो वहाँ पे, और हम सब जा रहे हैं इनको वहाँ भेज रहे हैं। आपने अच्छा, आपने उन पे आरोप लगाया कि ये संसद में नहीं जाती थी, उन्होंने कहा कि इसको ले आते हैं सिर मुंडवा लेंगे, और इस तरह। एक्चुअली क्या है कि पार्लियामेंट में इनकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट थी, और इनका जो सिस्टम था उस जमाने के अंदर, तो ये छोटी मोटी अपनी व्यवस्था रखते हैं। पार्लियामेंट की जो हाजिरी है ना, उन पे भरी जाती है, उस अब चेंजेज कर दिया थोड़ा, तो कुछ छोटे मोटे करा लेंगे उसके अंदर करेक्शन। इनके ये चीज़ें इनके लिए क्या बड़ी बात है। स्कूल का अटेंडेंस वाली बात करें। सुनो मेरी बात, इसकी ये खुद पीएमटी से डॉक्टर नहीं बनी, इसका पीएमटी में सिलेक्शन थोड़ा ही हुआ था। इसका साउथ के किसी कॉलेज में नाथुराम जी ने, जब ये घर में रो पड़े कि दादाजी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो बेचारे गुस्से में डॉक्टर ने कहा क्या चाहते हो, कि तो उसने किसी को फ़ोन किया होगा कि मेरी पोती है, तो एडमिशन करा दिया। इस एग्ज़ाम में तो पास हो ही नहीं पाई ना, मेडिकल प्री जो टेस्ट होता है, तो वहाँ इसका एडमिशन कराया, और वहाँ से फिर सेकेंड ईयर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कराया। सेकेंड ईयर में वो भी गलत तरीके से, हो नहीं सकता, करा दिया ट्रांसफ़र। तो ये सब आपको कैसे पता? अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसको होगा, मुझे ही तो पता होगा इन चीज़ों का सारी। तो मुझे बहुत कुछ चीज़ों का पता नहीं, सारी थोड़ी बताऊंगा आपको सारी बात। क्या पता है? बहुत पता है मुझे, तो पूरे देश का पता है। अभी तो उतनी बात अपन करेंगे। सेकेंड ईयर ये तो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्डेड चीज़ें, यूँ थोड़ी है, ये आरोप मैं ऐसे ही थोड़ी लगा रहा हूँ। वो चाहे तो कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं मुझे इन आरोप को लेके, मानहानि का दावा कर सकते हैं। मानहानि के दावे में तो आपको पता है बड़े बड़े लोग नीचे हो जाते हैं। सेकेंड ईयर में एडमिशन कराने के बाद, उस समय हम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उस समय यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की एग्ज़ाम कराती थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज में थी। पढ़ने में कमज़ोर थी, ये नकल करके हमेशा कभी चीटिंग में पकड़ लिया, कभी छोड़ दिया। चूँकि नाथुराम जी की पोती थी तो निश्चित तौर से छोटे मोटे केस मुकदमा नहीं बने। डिग्री बड़ी मुश्किल से हुई, और एक प्री पीजी घोटाला हुआ था जिसमें पीजी के पेपर आउट हो गए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और उसमें बहुत से प्रोफेसर जेल गए, उसमें भी इसका नाम आ गया था। बड़ी मुश्किल से बचाया उसको, मुलजिम थी उसके अंदर। सिर्फ नाथुराम जी की पोती थी, और नाथुराम जी के दूसरे दलों के नेताओं से अच्छे संबंध थे, इसलिए जेल जाने से बच गई। 100% जेल जाती। और अब इंडिया बुल्स जहाँ की डायरेक्टर है, क्या इंडिया बुल्स बताओ मुझे। इसकी सास देवर इन लोगों ने मिलकर बंसीलाल गवर्नमेंट से लेके एक कंपनी बनाई, फ्रॉड किया इन्होंने, नेताओं का पैसा इनके पास था, और ये शायद 1 लाख करोड़ का घोटाला है पूरा अगर जोड़ेंगे तो। सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़े आरोप लगाए थे इंडिया बुल्स पे। सितंबर 23 में जब रेड हुई, अभी 6-7वीं रेड ईडी की, तब इनको, इसका देवर भाग गया अमेरिका, और इसने ज्वाइन करी भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं करती तो जेल के अंदर होती। विधानसभा चुनाव लड़ा दिया, अभी ऐसा हुआ कि हार गई चुनाव। सिर्फ इसका जो दिल्ली का और कोकस है, कांग्रेस पार्टी में मजबूत है, कांग्रेस में भी हुड्डा इसके रिश्तेदार है, छोटी बहन इसकी दीपेंद्र हुड्डा को भी है। अंदर खाने बातचीत भी इनकी अच्छी है आपस के अंदर, मतलब झगड़ा नहीं है। वो इसको इस बात के लिए सपोर्ट, उनकी इच्छा है कि ज्योति मिर्जा जीते। दीपेंद्र हुड्डा की 100% है, कांग्रेस के नेता हैं। इच्छा है उनकी, इच्छा तो हो ही सकती है ना।
इच्छा तो हर किसी की हो सकती है, हाँ। इच्छा को कैसे रोक सकते हो आप बताओ मुझे। यहाँ कांग्रेस आपके साथ है, वहाँ वाले कांग्रेस आपके खिलाफ है। खिलाफ तो मन से खिलाफ है। हाँ। मन से नहीं तो फिर आए प्रचार करने, मेरा मैं बुला रहा हूँ उनको, आ जाओ। आ नहीं रहे। ना ना, वो तो कह रहे हैं भाई ज्योति दीदी है, मैं कैसे आऊँगा दीदी के खिलाफ। दीदी जीजू फिर कैसे आएंगे बताओ। मैं तो कह रहा हूँ आओ उड्डा जी, अपन साथ में उड़ते हैं, प्रचार करते हो, नहीं आ सकते। अब उनकी पॉलिटिकल मजबूरियाँ होंगी जो भी, लेकिन मैंने उनके खिलाफ तो हरियाणा में नहीं करी। वो तो आए थे मेरे चुनाव में यार, मेरे खिलाफ आके गए। अच्छा। 3 बार आए थे पहले तब तो भी। खैर आप अलग अलग थे, अब तो साथ में, इसलिए ज्यादा थोड़ा आश्चर्य की बात है ये। अब यार उनकी सोच है, अब पता नहीं उनका क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता। बीच में तो ये भी बात चली थी कि वो लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी बात चली थी। बीच में तो बहुत लोगों की बात चली थी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, टोला का टोला ज्वाइन कर रहा है, ऐसा सुना था हमने। उन ज्योति की छोटी बहन दीपेंद्र हुड्डा को भी आई है, और वो अंदर खाने इसकी मदद करते हैं, हमेशा करते हैं। तो आपने इसकी शिकायत की ऊपर मैं क्यों दिल्ली में? करूँगा, मुझे जरूरत ही नहीं है शिकायत नहीं करने जरूरत की। है? ना ना ना, कतई नहीं। यहाँ की कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है ना। है सब। देखिए मैंने आपको बता दिया, 4 एमएलए और 3 कैंडिडेट जो चुनाव हार गए, और 8वां उसको निकाल दिया, जिसका मैंने बोला मतीनों का 12 5 7 3 निकाले, 4 निकाले, और मैं हूँ। ये सब लोग खड़े हैं ना लाखों की तादाद में, यहाँ कोई उनसे थोड़ी जीतूंगा मैं। मेरी डिमांड उधर है हरियाणा यूपी के अंदर, उनकी डिमांड यहाँ पे नहीं है ना। उनके कहने से एक वोट नहीं इधर से उधर होता। तो नागौर तो राजनीति का केंद्र हो गया देश के अंदर। तो अब वहाँ के राजनेताओं ने, किसान सेना, जब ये मामले आए तो वहाँ के राजनेताओं का जो उस समय संघर्ष या बलिदान था, उन लोगों ने को इतना कुछ नहीं किया कि लोग उनकी बात ये मानते। पहले एक जमाना था कि चौधरी देवीलाल जी का क्रेज था, चौधरी चरण सिंह जी का था, अब खत्म हो गई सारी। आप, मैंने देखा मंच से आप इन नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो पुराने नेता हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह। उनकी तो बात कर रहा हूँ पक्ष की, हाँ। कि वो लोग भले थे। अच्छा। लेकिन पीछे लोग सब देखो बीजेपी में चले गए, चरण सिंह जी के जैन चले गए, इनके सारे देवीलाल जी का परिवार जेजेपी वहाँ चले गई, अब उनको निकाल दिया। मैं कहता हूँ कि वो तो ठीक थे, लेकिन पीछे क्या हो गया। तो आपको मैं देखता हूँ कई बार आप मंच से आप गुस्सा भी आता है कि आप कार्यकर्ताओं को झटक भी देते हैं। वो तो बड़े भाई छोटे भाइयों कह देते कई बार कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि जब मुझे जिस दिशा में हम चल रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, मुझे लगता है मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो गुस्सा तो हर इंसान को आता है, किसको नहीं आता बताओ मुझे। अमित शाह को खूब गुस्सा आता है ना। आता है? कैबिनेट मंत्रियों को बिठाता तो नहीं पास में, लात मारता है, भगाता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने खुद मंत्रियों को उठा गेट आउट ये करते हुए देखा। जाइए यहाँ से बाहर। उनसे तो हम ठीक है, भाई हमको गृह मंत्री थोड़ी देश के, गुस्सा तो आएगा नेचुरल, हम तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के। आपने ऐसे देखी बात बता रहे हैं, सुनी सुना आरोप? मैं तो खुद देखी हुई बात, साथ ही तो था उनके। राजस्थान की सरकार हरियाणा में साथ नहीं था क्या उस समय? तीनों एमएलए मेरे साथ दिए ना, मैंने उनको दिए थे। तीनों विधायक मेरे साथ थे भाई उस टाइम। और उसके बाद मामले बिगड़ गए और किसान के मामले में बाहर आ गए थे। अमित शाह को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा उन पर ही करते हैं जो कमजोर होते हैं, मर्दों पे गुस्सा नहीं करते। मेरे पे तो नहीं आता उसको गुस्सा, मैंने देखा था, कभी नहीं आया गुस्सा। स्वाभिमानी लोगों पे कोई गुस्सा नहीं करता। जो बेईमान है, चोर है, जो सिर्फ कमल के फूल के निशान पे जीत सकते हैं, जिनकी औकात नहीं, उन पे तो गुस्सा निश्चित रूप से आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। किसको गुस्सा नहीं आता चलो बताओ मुझे। ऐसा कौन व्यक्ति है धरती पे जिसको गुस्सा नहीं आता? मेरे को तो बहुत कम आता। मैं तो इतना सुधार किया अपना, अंदाज लगा। अच्छा, सुधारा आपने? सुधर ही गया मैं तो पूरा। पहले लोग कहते थे जैसे कई बार की गाली वाली निकल जाती थी आपके रिचपाल मुंह से। मिर्जा के लिए, उनके लिए बोला। उनके लिए? नहीं, रिचपाल मिर्जा के लिए कहते तो वो गालियां देते हैं। वो तो अब भी देते हैं, वीडियो उनके रोज चलते रहते हैं। अच्छा, तो अब जैसे लोग जो ज्योति मिर्धा के समर्थक के वो आरोप लगा रहे हैं कि ये किसान की बात करते हैं, किसानों के लिए कुछ किया नहीं, उधर इधर गए, कभी उधर गए, और अब की बार इनका जो है मोरिया बुला देंगे। अब देखो, किसानों के लिए तो अगर राजस्थान में तो किसी ने किया तो मैंने ही किया है। क्या क्या किया, थोड़ा बताइए। कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी देश के अंदर। 5-5 लाख लोगों की रैलियां करके पूरे देश में क्या, राजस्थान से किसान राजनीति का केंद्र राजस्थान बन गया। एनडीए का अलायंस सीट छोड़ी, अब आप देखिए इंडिया अलायंस के अंदर हूँ। किसान राजनीति की दूरी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसानों की सबसे पसंदीदा पार्टी है, जिसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सब जगह लाइक किया जाता है। और किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, किसानों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री से टक्कर ली। और क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे। रैली की किसानों के लिए रोड शो किया, सत्ता छोड़ दी किसानों के लिए, और क्या कर सकता हूँ? इसमें किसानों का व्यक्तिगत फायदा कुछ हुआ?
हुआ ना। हाँ। कर्ज माफी के आंदोलन को तो इतनी हवा मिली, कर्जा माफ करना पड़ेगा सरकार हुआ? को। तीनों कृषि बिल वापस हुए, तीनों कृषि बिल वापस हुए। एमएसपी खरीद पे गारंटी का कानून वो मिलने को आपकी वजह लेकर, से हुआ है? पंजाब के जो किसान आए मैं थे कह रहा हूँ पंजाब वालों की मदद कौन कर रहा था? आए थे वो तो, साथ में हरियाणा आया, यूपी आया, लेकिन राजस्थान तो नहीं आया ना। मैं ही लेके आया राजस्थान को। सत्ता तो अकाली दल और आरएलपी नहीं छोड़ी, दो ही लोगों ने छोड़ी सत्ता। अकाली गए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए के साथ छोड़ के गई। अग्निपथ का विरोध हम लोगों ने किया, एक व्यक्ति ने विरोध किया देश के अंदर, आज भी वो कर रहा है। तो फायदा तो किसान के बेटों को होगा। किसानों को टोल मुक्त की बात करते हैं हम, अगर एमएसपी की बात करते हैं या रोजगार की बात करते हैं, तो फायदा तो निश्चित रूप से होगा। क्यों नहीं हुआ? फायदा ही तो होगा। जब लड़ेंगे जब भी तो फायदा होगा। जब हम सत्ता में शामिल होंगे तो कैसे फायदा हो सकता? देश की आज़ादी के अंदर भगत सिंह को क्यों याद किया जाता? मुझे बताओ। अब शहीद तो बहुत लोग हुए थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। असेंबली में बम फेंका, उसको जाके जो आपका था मारा था जाके जनरल को, उसके गोली मारी, सैंडर्स को। हाँ। तो उनका एक हुआ कि वो आइकन बन गया देश तो का। आप अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे सुनो, हो? भगत सिंह की भूमिका के अंदर हूँ मैं, तुलना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। वो हमारे लिए सब कह रहे। देखो मैं तो भगत सिंह को अपना आइकन मानता हूँ। मानते हैं। भगत सिंह ने सादत दी छोटी उम्र के अंदर। उनको ये पूछा कि भाई आपको क्या मिल जाएगा, ये उनके साथियों ने समझाया कि आप इतना कुछ कर रहे हो आपको। उन्होंने कहा कि मैं मरूं या जीऊं उससे क्या फर्क पड़ता है, भारत माता गुलामी की बेड़े से मुक्त हो जाएगी। मैंने ये किया कि जितने भी ये ठग थे राजस्थान के अंदर, ठग जो ठगते थे किसानों को या समाज को, उन ठगों को भगा दिया सबको। तो नए नेता आगे तैयार हो गए। किसान जो नेता घूमते नहीं थे वो गली गली घूमने लग गए। भ्रष्टाचार कम किया, किसानों का सम्मान बढ़ाया। मैं कह रहा हूँ मुझे फायदा मिले कि नहीं मिले, मेरी कौम को और किसान को फायदा जरूर मिलेगा। जगदीप धनखड़ बन गए ना उपराष्ट्रपति, ये हमारे संघर्ष ही तो बना है। लगा प्रधानमंत्री को कि धनखड़ उपराष्ट्रपति बनाओ, जिसे जाटों को यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में साधा जा सके पॉलिटिकल रूप से। पार्टी का अध्यक्ष उधर भी बना दिया, कांग्रेस का भी अध्यक्ष बना जाट। तो ये कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। जब यूथ ने, बच्चों ने मामला उठाया, तेजा जी के जयकारे के साथ आगे बढ़े, तो सरकारें डर गई। यही तो फायदा होता है, और क्या फायदा होता है? तो जाटों का आज की तारीख में आपसे बड़ा नेता कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाटों का बड़ा नेता कौन है, छोटा नेता कौन है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस प्रदेश के अंदर पार्टी बना के अगर किसी ने संघर्ष किया तो हनुमान बेनीवाल ने किया। बाकी खुद की पार्टी के चिन्ह पे या कुछ बन के करना वो एक अलग बात होता है, लेकिन खुद के संघर्ष से अपने आप को बढ़ाना, लोगों की मदद करना, वो मैंने ही किया। आपने कहा आपने युवा और बहुत तमाम लोग सामने आए, आपकी पार्टी से कौन नेता तैयार हुए? आप आरोप लग रहा कि आपके जो अध्यक्ष थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। उमेदा राम जी थे, वो बाड़मेर में कांग्रेस में शामिल हो गए। फोटो से ही नेता थे। सुनो, हाँ। तैयार कर रहे थे, लेकिन जरूरी थोड़ी तैयार हो। ऐसा है, तैयार करना अलग बात है, भागना अलग बात। अपने साथ फेरे लेके आते हैं, सौगन खाते हैं, छोड़ के भाग जाती पत्नी पति को, उसका इलाज क्या है? मेरी बात सुनो। लेकिन मैं तो मेरी जगह हूं ना। आज वोटर थोड़ा ही गया है, वोटर वही है। आज जैसे अध्यक्ष हमारी पार्टी के चला गया, उसकी जाति के तो 1100 वोट ही थे, मेरे नाम से अध्यक्ष बना। कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे साथ है, राजस्थान का यूथ मेरे साथ है। आरएलपी की सीटें कम आने का कारण ये भी था कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, और संगठन की जो ताकत है वो हमारे पास कम थी। मेहनत हम कर रहे थे, लेकिन मेहनत करके दूसरे लोग सोचते बस हो गया काम, हमारा तो खूब माहौल बन गया। आप अकेले पड़ गए थे क्या चुनाव में? मैं तो अभी भी अकेला ही लड़ रहा हूँ ना। अरे अभी तो आप गठबंधन में हो, आपके साथ भी कांग्रेस के विधायक घूम रहे हैं। पहले मेरी बात सुनो, ये गठबंधन अब हुआ है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना? तो उस समय मेरा गठबंधन थोड़ा था, नहीं था। वो था आपके उनसे गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से। वो भी नौजवान नए थे, और प्रयास हम दोनों ने मिलकर किया। वोट 10 लाख के करीब, 3 लाख करीब उनके भी वोट आए थे। लेकिन संगठन, मैं कह रहा हूँ संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन नहीं था, हम मेहनत करते हैं, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा, सबसे बड़ा संसाधन होता है। संसाधन हमारे पास नहीं थे। अगर हमारे पास संसाधन होते, हमारे पास सपोज करो 500 करोड़ रुपए होते, तो 50 MLA हो जाते। वो कैसे होते हैं कि एक MLA के चुनाव में 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। चुनाव में पैसा बड़ा होता है, जाति? पैसा, जाति, मेहनत, किस्मत सारी बड़ी होती है। कुछ और सवाल बताते चलिए। उमेदा राम बेनीवाल खुद से कांग्रेस में गए या आपने भेजा है? खुद ही चले गए, आपसे कोई बात नहीं हुई? ना। आप जाएंगे उनका प्रचार करने? देखेंगे अभी एक बार, यहाँ तो चुनाव हो मेरे, तो अभी तो यहाँ से बाहर ही निकल पा रहा हूँ यहाँ का।
नहीं तो वो एक सीट हो सकती है, क्या वो एक सीट हो सकती है आपके प्रचार की? ना ना, अभी तो एक सीट देखूंगा मैं, मेरे खुद के 17 तक के तो प्रोग्राम बने हुए हैं, लेकिन वो गया अपने मन से था। मेरे से कोई सलाह नहीं ली कांग्रेस पार्टी में जाने की, क्योंकि वो जिसके साथ गए थे उनसे हमारे झगड़े थे, आपको सारा पता है, बाड़मेर के चले थे झगड़े। क्या झगड़े थे, थोड़ा बताइए जो दर्शक नहीं जानते सब जानते हैं, गाड़ियों में पथराव हुए, सारी बातें हुई थी, झगड़े तो थे ही, लेकिन झगड़े समाप्त हो जाते किसकी, हैं। आप हरीश चौधरी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो झगड़े थे, आज भी हम तो नहीं बोलते आपस के अंदर, मेरी उससे आपकी बात नहीं होती? ना ना ना, मेरी बात भी नहीं होती, मेरी वसुंधरा से बात नहीं होती। जिनसे बात होती है, झगड़े हमारे थे, जिनसे समाप्त हो गए तुरंत हो गए, जिनसे है अब हो सकता है कि वैसे झगड़े नहीं, लेकिन बातचीत तो नहीं होती ना हमारी। किससे किससे कट्टी है आपकी? अभी तो फिलहाल कट्टी खत्म हो गई करीब करीब। सचिन पायलट से बात होती है? हाँ, होती है ना। अभी इस गठबंधन में गहलोत, पायलट, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश जी और ये 5-7 प्रमुख लोग थे जो गठबंधन कर रहे गोविंद थे। सिंह डोटासरा का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो, जबरदस्ती में ऐसे थोड़ी आप बार बार प्रदेश अध्यक्ष है। अरे सुनिए मेरी बात, जो अलायंस करता है प्रदेश अध्यक्ष नहीं करता। अलायंस जो होता है उनकी एक अलग कमेटी है जिसके चेयरमैन मुकुल वासनिक है, उनको पूछा होगा, वो तो उनसे बात कर लो ना, हम खुद ही बता देंगे। मैं उनके ही नाम ले रहा हूँ जो अलायंस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे, जिनसे बात हुई थी। रंधावा से मेरी बात हुई थी, रंधावा से बात हुई थी मेरी, उनसे हुई थी मेरी बात, टेलीफोन पे बात हुई थी, आमने सामने नहीं हुई थी। अच्छा, अब आप राजस्थान की राजनीति में युवाओं का क्या भविष्य देखते हो? युवाओं को भविष्य साहब देखिए ना, अब क्या हालात हो रही है, जिस तरह नशा बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, जिस तरह नौकरियां नहीं लग रही बच्चों की, उद्योग नए नहीं लग रहे, उद्योग लग भी रहे हैं तो स्थानीय इकाइयों में जो रोजगार मिलना चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। 80%, हम चाहते हैं कि कानून बने कि स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार बच्चों को मिले। दिल्ली में कानून बने, स्टेट के अंदर बने, और इतना बड़ा माइनिंग बेल्ट है राजस्थान के अंदर, तो जो लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, चाइना क्ले, जिप्सम, बजरी, ये पट्टे किसानों को देने चाहिए उनके खेतों के अंदर, क्वारी लाइसेंस सैंड स्टोन के। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना, उद्योगपतियों के हाथों में खेल रही है सरकारें, जिसकी वजह से नौजवानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। नशा बढ़ रहा है, पंजाब से लेकर राजस्थान, ये जो नशे की केंद्र बन गए सारे के सारे, तो युवाओं के लिए बहुत कुछ सरकारों को करना है। अब चूंकि आप करेंगे, जीतेंगे तो? कर ही रहा हूँ मैं, तो अभी भी कर ही रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, तो मैं लोग सरकार कह में रहे शामिल हैं थोड़ा ही हूँ कि कर ये रहे हैं हनुमान बेनीवाल की बस युवाओं से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और बुजुर्ग इनके साथ नहीं देंगे इस बार, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बुजुर्ग तो अब बुजुर्ग की उम्र क्या मानता है बताओ, चलो क्या है बुजुर्ग, आप बताओ। बुजुर्ग मैं तो मानता हूँ 90-95 साल का, 90-95 साल का बुजुर्ग होता है, बाकी तो जवानी होता है। 50 साल के लोग भी युवा है। सारे युवा ही हैं राजनीति में। वसुंधरा जी कहते मैं युवा हूँ, बाकी सारे लोग कहते मैं युवा, युवा का कोई उम्र नहीं होती, आदमी बुढ़ा होता ही नहीं कभी। 95 साल के लोग तो कम मिलते हैं, और वो भी हमें आपको देखते हुए सबसे ज्यादा वीडियो वायरल तो का आशीर्वाद देते हुए। 95 साल की बुजुर्ग महिलाएं कहती हनुमान को लाना है, हनुमान को लाना है। वो भी कहते हैं ज्योति का गीत गा के ससुराल भेजते हैं ना बच्ची को, जब गीत गाते हैं तो गीत चालू हो जाते हैं कि उसको सातरे भेजो, उसकी बाट भरो, तो सारा जिला ही तैयार है, सर्व समाज कि इसको रवाना करो। ये भी बार बार आ रही इधर, सिर्फ चुनाव लड़ने का वक्त, और कभी न तो फोन नंबर, न स्थायी पता, न घर का पता, कभी फोन पे बात नहीं करते किसी से। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आपको लोकसभा ही लड़ना था तो आप विधानसभा क्यों लड़े, अपने भाई को ही लड़ने देते, आप वो वाली सीट भी ले गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई नहीं कहता। कुछ लोग तो पता नहीं ये भी कहते होंगे मैं जिंदा क्यों, कुछ लोग तो जब मुझे कोविड हुआ था, कुछ लोग तो माला फेरते मरा क्यों नहीं, जिंदा क्यों है। कुछ लोगों को छोड़ो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन की बात राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर मैंने ही करी थी, और व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आप मेरे साथ चलना कार्यक्रमों में, चलिए यही नागौर था जहाँ लोग 15 मिनट वेट नहीं करते थे, यही नागौर है जहाँ 8-8 घंटे वेट करेंगे अपने नेता का कि आएगा नेता हमारा, सुने बिना नहीं जाएंगे। तो ये तो प्रेम होता है, और क्या होता है। उनके तो पैसों से बुलाई भीड़, नरेगा की भीड़, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थाने, तहसील, ये करके डराना धमकाना, इकट्ठे कर रहे हैं, हमारे अपना आप हो रहे हैं सारे। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ से राजस्थान से एक लड़के की बड़ी चर्चा है, रविंद्र सिंह भाटी नाम है, क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? पता नहीं मुझे, इतना कोई चर्चा है हमारे इधर तो नहीं चलता, नहीं चर्चा ना। वो तो कई बार तीर तुक्के लग जाते, उससे नहीं होता सर चर्चा। देखिए, एक बार विधायक बनना, कई बार समीकरण बन जाते हैं, दोबारा जब विधायक बनता 3 बार बनता है तब उसको मानते हैं वो लीडर है। एक बार कभी भी किसी का लॉटरी खुल सकती है। हमारे तो छोटे भाई बच्चे हैं नए, लेकिन ऐसी कोई चर्चा ही नहीं। सोशल मीडिया अलग होता है, रील बना के डालना अलग होता है,
लेकिन धरातल में संघर्ष अलग हो। मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान में संघर्ष किसी ने किया ही नहीं, सिर्फ एक ही आदमी ने किया है, वो आपके सामने है, जिसने इस राजस्थान के अंदर लोगों को संघर्ष करना सिखाया और रियल संघर्ष किया और मैदान छोड़ के नहीं भागा और बड़ी ताकतों से लड़ा और सरेंडर कराया लोगों एक और युवा है निर्मल चौधरी, उनका क्या भविष्य देखते हैं आप? अपने छोटे भाई बच्चे हैं तो अभी के आगे भविष्य का पता नहीं चलता ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों का उज्जवल भविष्य है सबका, और यही आएंगे। अब हम थोड़ी है, जैसे इनकी उम्र हमसे 20-20, 25-25 साल छोटे हैं, तो आगे तो इनका ही नंबर आना है। लेकिन अभी मैं कैसे कह दूं, मैं कोई ज्योतिष तो होने पहले कह दूं मैं इनका भविष्य ये है वो। अभी तो मैं मेरा कह सकता हूँ, मेरा भविष्य ये है कि मुझे संघर्ष करना। और ये चुनाव आप संघर्ष करके निकाल पाएंगे? निकल गया चुनाव तो, निकल गया बड़े वोटों एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आप इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, अब राहुल गांधी जी के साथ थे, राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी सिर्फ मेरी बात उनसे हुई थी, एक दिन मुलाकात हुई थी मेरी पार्लियामेंट के अंदर, अभी लंबी बात मेरी हुई नहीं। मन के सीधे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और मोदी जी के साथ रह के मैं कौन था, उनके साथ रहता था 2, 5, 10, 50 बार, उनसे मुलाकात हो गई। अब इनके साथ आए हैं, इनसे मुलाकात हो जाएगी। एक बात है कि सीधे मन के व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, और लोग जिस तरह की बात करते हैं वैसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, किस तरह की बात अलायंस करते हैं? चाहते थे, वो चाहते थे अच्छा, कि इंडिया अलायंस के अंदर तमाम उन नेताओं को लिया जाए जो ताकतवर हैं, जिनके पीछे लोग हैं। चाहे कई जगह विरोध किया होगा प्रदेश सरकारों ने, प्रदेश के लोग, फिर भी इन्होंने अलायंस किए। मेरे इसमें भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी रोल था अलायंस कराने का। रैली के लिए बुलाएंगे आप? मैं कल भेजता हूँ, देखिए रिक्वेस्ट है, कोशिश करते हैं। राहुल जी की रैली? हाँ, राहुल जी, प्रियंका जी, कोई भी है, क्यों नहीं कराएंगे, कराएंगे रैली, जरूर कराएंगे। ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपने चुनावी व्यस्ततम समय में ललन टॉप के दर्शकों को समय दिया। ललन टॉप के दर्शक को ये बातचीत कैसी लगी वो कमेंट करके बताएंगे। आप हनुमान बेनीवाल जी के वादों, दावों और आरोपों पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी कैमरे के पीछे मोहन कनौजिया हैं। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।